अब हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। और जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कवर होंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो हम ये सारे ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ। प्रोटीन सिंथेसिस, तो गाइस प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कहाँ से होता है? ये मैंने क्या बनाई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके इस मेम्ब्रेन में क्या है? इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था डीएनए के बारे में? लास्ट क्लास में हमने डीएनए के बारे में क्या पढ़ा था? कि डीएनए पे सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं सेक्शंस को? व्हाट डू वी कॉल देम? डीएनए पे सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को, या हर सेक्शन एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो मुझे बताओ कि इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? यस, व्हाट डू वी कॉल देम? जीन। So for example, this is gene A and this is gene B, right? तो अब बात सारी ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोटीन बनाना है विच इज नोन एज प्रोटीन ए। अब प्रोटीन ए के लिए कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? फॉर एग्जांपल जीन ए। अब इंस्ट्रक्शंस हैं जीन पे, या इंस्ट्रक्शंस किस पे हैं? डीएनए पे। ये डीएनए ना गाइस, व्हाट्स दिस? दिस इज डीएनए, तो इंस्ट्रक्शंस तो डीएनए पे हैं, सही है। तो अब मुझे बताओ कि इंस्ट्रक्शंस डीएनए पे हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं जीन्स पे? प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम पे। तो राइबोसोम तो बाहर है ना, राइबोसोम चलो न्यूक्लियस पे बन रहे हैं राइबोसोम्स, लेकिन वहां पे बनने के बाद वहां पे नहीं रहते वो। आफ्टर दे आर फॉर्म्ड, दे लीव द न्यूक्लियर पोर एंड गो इनटू द साइटोप्लाज्म, और दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं और अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम बनेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएंगे ना। जैसे अगर हम लेबल कर लें, सो व्हाट्स दिस? ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, एंड दिस इज द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो राइबोसोम तो बाहर निकल के आ जाते हैं ना, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती न्यूक्लियस के अंदर, याद रहे ये बात। प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनेंगे, राइबोसोम पे बनेंगे प्रोटीन्स, लेकिन वो राइबोसोम्स यूजुअली न्यूक्लियस से बाहर होंगे। तो अब मुझे बताओ, इंस्ट्रक्शंस तो न्यूक्लियस के अंदर है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन राइबोसोम्स कहाँ है? न्यूक्लियस से बाहर।
कहाँ अटैच्ड होंगे राइबोसोम्स? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, large subunit, small subunit. Same is the case here. Large subunit, small subunit, large subunit, small subunit, large subunit और small subunit. तो खैर राइबोसोम्स का अटैच्ड है? यस गाइस, आरईआर पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जीन बाहर निकल के जाएगा राइबोसोम तक? कि जीन बाहर निकल के जाएगा? ये नहीं जाएगा। राइबोसोम आरईआर पे है। और इंस्ट्रक्शंस न्यूक्लियस के अंदर है जीन पे। तो क्या ये जीन निकल के बाहर जाएगा या बाहर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बाहर क्यों नहीं जा सकता ये? बिकॉज डीएनए इज टू लार्ज टू पास थ्रू द न्यूक्लियर कोर। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डीएनए में से जीन को कट करके बाहर भेज दिया तो डीएनए म्यूटेट हो जाएगा। अगर डीएनए को किसी भी तरह डीएनए की कटिंग की तो डीएनए डैमेज हो जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा डीएनए। दैट्स वेरी डेंजरस। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। ठीक है, तो डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उसको कट काट पीट के उसको अलग कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। और डीएनए पूरा के पूरा भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि न्यूक्लियर कोड छोटे हैं और डीएनए बहुत बड़ा होता है। सही है, और डीएनए को बाहर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। अगर वो बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में तो हो सकता है एंजाइम्स उसे डैमेज कर दें। ठीक है, सही है। तो डीएनए करता क्या है, ये जीन करता क्या है कि जीन अपनी कॉपी भेजेगा। जीन खुद बाहर नहीं जाएगा, अपनी एक कॉपी बना के भेज देगा। दैट्स अप्रोप्रिएट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो जैसे तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो तुम लोग अपना ओ लेवल्स का सर्टिफिकेट दिखाओगे, ए लेवल्स का सर्टिफिकेट दिखाओगे। तो क्या तुम लोग यूनिवर्सिटी वालों को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दे दोगे? अगर वो मांगेंगे तुमसे तो क्या तुम ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोगे? नहीं। व्हाट यू गाइस विल डू, तुम लोग फोटो कॉपी दोगे ना, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खो गया तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ओरिजिनल जीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, उसकी कॉपी बनती है और बाहर आती है न्यूक्लियस से। तो इसकी कॉपी को क्या बोलते हैं? अब बात सारी ये है कि डीएनए है ना, जीन एज ए डीएनए। तो डीएनए से डीएनए को बनना चाहिए ना, डीएनए से डीएनए बनना चाहिए था। जीन है ना, अगर इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती तो डीएनए बनता। लेकिन होता सारा ये है कि जो जीन है जब वो कॉपी होता है तो वो डीएनए के फॉर्म में कॉपी नहीं होता। वो किस फॉर्म में कॉपी होता है? आरएनए के फॉर्म में कॉपी होता है। ठीक है, जीन जब कॉपी होगा तो वो किस फॉर्म में कॉपी होगा? आरएनए की फॉर्म में कॉपी होगा। इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो जीन जब कॉपी होता है तो वो किस फॉर्म में कॉपी होता है? आरएनए की फॉर्म में कॉपी होता है। सही है। अब आरएनए और डीएनए में फर्क क्या होता है? बहुत सारे फर्क हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक फर्क, बेसिक डिफरेंस जो तुम लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है? जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, उनकी सिंगल स्ट्रैंड होती है, एक ही स्ट्रैंड होती है। जबकि डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल डीएनए जो है उसमें जो जीन है उसकी कॉपी बन रही है तो कॉपी जो बनेगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी बनेगी। यानी जीन कॉपी करके जो है वो डबल स्ट्रैंडेड कॉपी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड तो डीएनए होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डीएनए जब कॉपी हो रहा है यहाँ पे, डीएनए पे जो जीन है वो सिर्फ पूरा डीएनए कॉपी नहीं हो रहा, जीन कॉपी हो रहा है। तो जब जीन कॉपी होगा तो वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सही है। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग, मैं सिंपली ये कह रहा था कि जो जीन है उस पर इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोटीन बनाने के। ठीक है, अब ये जो जीन है ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता।
और प्रोटीन्स बनेंगे न्यूक्लियस के बाहर। कहाँ बनेंगे प्रोटीन्स? राइबोसोम पे। राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर है। तो ये जीन क्या करेगा? अपनी कॉपी बना के भेजेगा, ये खुद बाहर नहीं आ सकता। तो जो अपनी कॉपी बनाएगा वो, जीन तो डीएनए है, तो कॉपी डीएनए नहीं होगी, कॉपी मैसेंजर आरएनए, मतलब कॉपी आरएनए होगी। और आरएनए और डीएनए में क्या फर्क होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो जो कॉपी बनती है जीन की उसे हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सही है। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो जीन होता है वो अपनी कॉपी बनाता है, एंड दैट कॉपी इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। ठीक है गाइस, तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ ट्रांसक्रिप्शन, तो व्हाट शुड आई राइट? A process by which a gene is copied to form messenger RNA और mRNA। ठीक है, इससे पहले भी हमने आरएनए पढ़ा ना? कहाँ पढ़ा आरएनए? राइबोसोम्स में। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स किससे बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। तो आरएनए और डीएनए में फर्क क्या होता है? अभी तुम लोगों को बेसिक डिफरेंस जो पता होना चाहिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड का पता होना चाहिए ना। तो कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो राइबोसोम्स को बनाते हैं। वो कौन से आरएनए होते हैं? राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे एक दूसरा आरएनए है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो आरएनए इन्वॉल्व है वो दूसरा आरएनए है। कौन सा आरएनए है ये? मैसेंजर आरएनए। क्योंकि मैसेज लेके जा रहा है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है जीन पे, जो जीन पे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जीन पे मैसेज है, वो लेके जा रहा है। कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोम तक। इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेज लेके जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है यहाँ पे? एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसक्रिप्शन? यस गाइस, अगर ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है तो फिर हम आगे चलें, नहीं तो मैं इसको एक दफ़ा वापस रिकैप दूँ अगर क्लियर नहीं है तो। मारिया क्लियर है ट्रांसक्रिप्शन? नहीं क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे हो ही रहा है कि हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये होता है कि सेल प्रोटीन बना रहा है। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? राइबोसोम पे बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब राइबोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, या फिर दे आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ी देर में आरईआर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन जो है उसको बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? डीएनए के ऊपर। डीएनए पे भी कहाँ पे? जीन में। ठीक है, तो जीन जो होता है वो बेसिकली डीएनए का एक सेक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। सही है, अब प्रोटीन बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो जीन पे है, जीन डीएनए पे है। ठीक है, और प्रोटीन बनेंगे कहाँ? राइबोसोम। अब बात सारी ये है कि जीन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, जीन या डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता। तो क्या होगा? जीन की एक कॉपी बनेगी जो बाहर जाएगी। सही है, अब जीन की जो कॉपी बनती है, जीन खुद डीएनए है, लेकिन जीन की जो कॉपी बनती है वो आरएनए बनती है, डीएनए नहीं बनती। सही है, और डिफरेंस क्या होता है आरएनए डीएनए पे?
डीएनए की 2 चेन्स होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। और ये जो आरएनए यहाँ पे बनता है इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेज लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा मैसेज? जीन से ये मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम तक, यानी प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस लेके जाएगा। अब क्लियर है सब कुछ? तो अब क्या होगा इसके बाद? ये मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से। कैसे बाहर आएगा ये? हाउ डज दिस मैसेंजर आरएनए कम आउट? इट कम्स आउट थ्रू द न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, उसके थ्रू ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर आने के बाद ये कहाँ जाएगा? जाके राइबोसोम पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक? और जैसे ही बाइंड करेगा तो राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम जो है वो इस मैसेंजर आरएनए पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको यूज करते हुए राइबोसोम प्रोटीन बना लेगा। तो समझो, जैसे ही मैसेंजर आरएनए जाके बाइंड कर रहा है राइबोसोम पे, तो राइबोसोम क्या बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है। सही है? और ये प्रोटीन कैसे बना रहा है? इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहा है। कौन से इंस्ट्रक्शंस? जो मैसेंजर आरएनए पे हैं। और मैसेंजर आरएनए पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली किसके इंस्ट्रक्शंस हैं? जीन ए के इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बनेगा यहाँ पे कौन सा प्रोटीन होगा? प्रोटीन ए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? जीन ए। तो अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। चलो इसको सिंपली हम इस तरह लिख देते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस स्लैश ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जब राइबोसोम पे, दिस इज द राइबोसोम, जब राइबोसोम पे मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है जाके, तो मैसेंजर आरएनए पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। किसमें ट्रांसलेट हो जाते हैं? प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाते हैं। इसलिए दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? क्लियर? अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अब क्या होता है प्रोटीन के साथ? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। ठीक है, अब हम जो है आगे क्या होगा इसके साथ? इस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और फिर इस प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, तो हमने प्रोटीन सिंथेसिस तो पढ़ लिया, इसके साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे? उसका ट्रांसपोर्ट। तो ये हेडिंग ज्यादा बेहतर है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है गाइस, बस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है,
और तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन जिसमें जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है वो प्रोसेस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये जो प्रोटीन बन जाएगा, ये प्रोटीन बन के कहाँ आ जाएगा? आफ्टर दिस प्रोटीन इज मेड, दिस प्रोटीन एंटर्स इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो RER है ना, इसके अंदर ये प्रोटीन एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो एंटर होगा और उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो अब हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस ऑर्गेनेल को डिस्कस कर लेना कि एक्चुअली ये है क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, अब बात सारी ये है कि अभी मैं सिर्फ जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। ठीक है, अभी तो हम रफ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इन जनरल हम पहले ये पढ़ लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम ये देखेंगे कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ है या स्मूथ है। तो पहले जनरली पढ़ लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है एक्चुअली। व्हाट इज मेंट बाय एंडो? इनसाइड। व्हाट इज मेंट बाय प्लाज्मिक? प्लाज्मिक कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। And how do we define reticulum? What is meant by reticulum? Interconnected network. Interconnected network. ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम डिफाइन करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज consists of interconnected network of membranes forming flattened sacs या pouches called cisternae, and these cisternae, समझा रहा हूं, अभी घबराना नहीं बिल्कुल भी, contain fluid. ओके, तो अब होता क्या है गाइस, देखो नोटिस करना। एक मिनट रुकना। देखो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, राइट? तो न्यूक्लियस जो है उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर। ऐसे ही है ना, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उससे बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे बनेगा कि आउटर मेम्ब्रेन्स
जो है वो एक्सटेंड करेंगी, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंड करके और मेम्ब्रेन्स बनाएगी, और ये जो मेम्ब्रेन्स होंगी आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, यानी अगर मैं लेबल करूं तो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इसकी इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, और एक्सटेंड करने के बाद क्या कर रही है, मेम्ब्रेन्स बना रही है। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या है, इनका एक नेटवर्क बन रहा है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। सही है, क्लियर है। ये जो मेम्ब्रेन्स है आपस में जो पूरा नेटवर्क बना रही हैं, वो पूरा नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जब भी रेटिकुलम नाम आ रहा है, व्हाई डू वी कॉल इट रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब बात सारी ये है कि जब ये आउटर मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन्स निकल के फोल्ड होके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना रही है मेम्ब्रेन्स का, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते वक्त क्या बन रहे हैं, पाउचेस बन रहे हैं या सैक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इन सैक्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर फ्लैटेंड सैक्स। फ्लैटेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है, पतले से थिन फ्लैट सैक्स होते हैं, तो फ्लैटेंड सैक्स या पाउचेस। और इनके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है, सिस्टर्नाई, प्लूरल है। ठीक है, सिस्टर्नाई प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा, सिस्टर्ना। अगर एक सैक है, एक पाउच है तो सिस्टर्ना, और अगर एक से ज्यादा है तो सिस्टर्नाई। और इनके अंदर क्या होगा, यस गाइस, व्हाट्स इनसाइड दीज पाउचेस, फ्लूइड, जब तो बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। व्हाई डू वी कॉल देम एंडोप्लाज्मिक, बिकॉज इनके अंदर फ्लूइड है, इनसाइड फ्लूइड लिखा हुआ है ना, एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मिक मींस फ्लूइड। तो समझ में आया कि व्हाई डू वी कॉल देम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड है, रेटिकुलम इसलिए बिकॉज मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड। सही है, सारी मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड है, और ये जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या बना रही हैं, पाउचेस बना रही हैं, फ्लैटेंड सेक्स बना रही हैं। ठीक है, एंड दीज पाउचेस आर कॉल्ड सिस्टर्नाई। और ये पाउचेस भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही है ना कि ये वाला जो, समझो ये वाला जो पाउच है, ये वाला जो सेक है, वो ऊपर वाले सेक से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही है ना। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरह बताया जाता है कि इट्स जस्ट लाइक अ पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट में क्या होता है कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, पार्किंग लॉट में ये होता है कि एक लॉट होगा और फिर वो दूसरे लॉट से कनेक्टेड होगा थ्रू अ स्मॉल चैनल और स्मॉल रोड। ऐसे ही है ना, पार्किंग लॉट्स यही होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक पार्किंग लॉट नीचे है और एक ऊपर है, दोनों पार्किंग लॉट्स कनेक्टेड है थ्रू अ रैंप। तो समझो कि ये जो सिस्टम आए हैं वो भी यही है, पार्किंग लॉट्स, एंड विच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू रैंप्स। क्लियर हो गई सारी बातें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया। समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन। सिंपल है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हो, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होके इसको रफ कर देते हैं। सही है, सिंपल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ईआर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई।
और सिंपल है, इसको आप तुम लोग इस तरह भी याद रख सकते हो, इस तरह इसको याद रख सकते हो कि आर फॉर रफ एंड आर फॉर राइबोसोम्स। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे क्या अटैच्ड होंगे, राइबोसोम। सही है, आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? फंक्शंस क्या हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों है फंक्शन? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम। दैट्स इट। ठीक है, तो क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं आरईआर पे, तो आरईआर का फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, इसके अलावा और क्या है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन। और क्या है इसके अलावा? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन कैसे होती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो पूरा हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक एमसीक्यू कराना चाहूंगा तुम लोगों को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑप्शंस आर प्रोटीन सिंथेसिस, बी प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, सी is steroid synthesis, and D is steroid synthesis and transport. So what should be the answer? A, B, C या D में से कौन सा आंसर होगा? Yes guys, what should be the answer? B. Very good. B is the best answer ना? प्रोटीन सिंथेसिस भी फंक्शन है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन है ना। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करके आ गए थे, लेकिन याद रहे कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी तो उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर चूज करना है। सी और डी तो गलत है, स्टीरॉयड सिंथेसिस नहीं होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, ए और बी में से चूज करना था, बेस्ट आंसर इज बी। तो अब देख लेते हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस तो हमने देख लिया, अभी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और मॉडिफिकेशन कैसे होती है। पहले ट्रांसपोर्टेशन से पहले थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी। तो मॉडिफिकेशन कौन सी हो सकती है इसमें? वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन होती हैं प्रोटीन्स के अंदर जब वो आरईआर के अंदर जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 is folding of proteins into a specific three-dimensional
शेप। प्रोटीन्स फोल्ड कर जाते हैं। वैसे तो प्रोटीन्स की चेन स्ट्रेट होती हैं, तो मॉडिफिकेशन क्या आती है आरईआर के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और एक 3D शेप बना लेते हैं, जस्ट लाइक अ बॉल। तो ये एक मॉडिफिकेशन है जो आरईआर के अंदर आती है। सही है। तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, सही है। और जब ये इस शेप में आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चलो वो छोड़ो, हम बाद में पढ़ेंगे ना, अभी ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो जो मॉडिफिकेशन आरईआर के अंदर होती है वो क्या होती है, कि प्रोटीन्स फोल्ड करते हैं इनटू स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप। तो याद रहे कि दिस मॉडिफिकेशन ऑलवेज अकर्स, हमेशा होगी ये, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है ना। जो भी प्रोटीन आरईआर के अंदर जाता है वो फोल्ड हो जाता है, और उसको फोल्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स को फंक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, फोल्ड होना चाहिए, उनको एक 3 डायमेंशनल शेप ऑब्टेन करना चाहिए। ठीक है। तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स अकर इन आरईआर। तो यहाँ पे अगर मैं शो करूँ डायग्राम में तो कैसे शो करूंगा। अच्छा एक काम करते हैं कि जैसे कि, क्योंकि अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, जीन बी भी तो है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन तो जीन बी की भी हो रही होगी, राइट। और इससे भी एक मैसेंजर आरएनए बन रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा मैसेंजर आरएनए है, तो जीन बी के इंस्ट्रक्शंस एक दूसरा मैसेंजर आरएनए लेके जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, वी विल कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और ये मैसेंजर आरएनए भी बाहर आएगा, और ये कहाँ जाएगा गाइस, यस, दिस विल आल्सो गो एंड बाइंड टू द राइबोसोम्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक मैसेंजर आरएनए बाइंड हुआ हुआ है। ठीक है। और समझो यहाँ पे भी बाइंड हुआ हुआ है, ये वाला। एक मैसेंजर आरएनए थोड़ी बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। फिर एक पर्पल वाला मैसेंजर आरएनए था जो ऊपर था, वो यहाँ पे भी बाइंड हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, रेड वाला प्रोटीन बनाएगा। और जो येलो वाला मैसेंजर आरएनए वो डिफरेंट है, तो फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा। फॉर इंस्टेंस इट इज मेकिंग अ ग्रीन प्रोटीन फॉर एग्जांपल। बात समझ में आ रही है। तो ये जो ग्रीन प्रोटीन है कौन सा प्रोटीन है, यस गाइस, इट्स प्रोटीन बी, बिकॉज इट इज कोडेड बाय जीन बी। तो एक काम करते हैं, जो मैसेंजर आरएनएज हैं उनको भी मैसेंजर आरएनए ए और मैसेंजर आरएनए बी करके लिख देते हैं। ये मैसेंजर आरएनए ए है, और येलो वाला कौन सा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए बी, क्योंकि वो जीन बी से बन रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा गाइस, प्रोटीन्स बन गए। प्रोटीन्स बनने के बाद कहाँ जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं ना। और यहाँ पे प्रोटीन्स आके क्या करेंगे, दे विल फोल्ड। तो फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोटीन फोल्ड हो गया, सही है। और ये वाला प्रोटीन भी फोल्ड हो गया, फिर ये वाला प्रोटीन भी फोल्ड हो गया। और ये वाला जो प्रोटीन था ये भी फोल्ड हो गया। क्लियर हो गई सारी बातें, एनी प्रॉब्लम गाइस, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही।
कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बताओ, मैं इसको वापस समझा दूंगा। ओके, तो अब प्रोटीन्स फोल्ड हो गए, तो ये मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? आरईआर के अंदर। और कौन सी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है आरईआर के अंदर? यस, ग्लाइकोसिलेशन। Glycosylation possible है। So how do we define glycosylation? Addition of a sugar chain to a protein forming glycoprotein. ये ऑप्शनल है, यानी पहले इस मॉडिफिकेशन को समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके। जैसे प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है? वो ये मॉडिफिकेशन हो सकती है कि इस प्रोटीन से क्या अटैच हो जाएगा? यस गाइस, एक चेन अटैच हो जाएगी जो कि ब्रांच्ड होगी, एंड इट इज अ शुगर चेन, यानी इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके एक चेन बनाते हैं, क्लियर है। और उस चेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड शुगर चेन। मेड बाय ज्वाइनिंग many glucose molecules together। सही है, मेड बाय ज्वाइनिंग many glucose molecules together। तो ये प्रोटीन और ब्रांच शुगर चेन आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। और जो मॉलिक्यूल अब बनेगा उसे क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? ग्लाइको प्रोटीन। व्हाई डू वी कॉल इट ग्लाइको प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन पे शुगर चेन अटैच हो गई, तो वर्ड आ जाएगा ग्लाइको प्रोटीन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर जो शुगर चेन अटैच हो रही है, जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर जो शुगर ब्रांच शुगर चेन अटैच हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन। सही है। और इससे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा जो बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है? ग्लाइकोसिलेशन। यस गाइस, एनी प्रॉब्लम इन ग्लाइकोसिलेशन? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ग्लाइकोसिलेशन, इट कैन अकर इन आरईआर बट इट डज नॉट ऑलवेज अकर, यानी ऑप्शनल है। समझ में आ रही है बातें? जरूरी नहीं है कि ये मॉडिफिकेशन हो,
ठीक है, तो ये दो तरह की मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं आरईआर के अंदर। मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होता है? अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये पैकेज हो जाएंगे, दे विल बी पैकेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो कैसे पैकेज होंगे? एक वेसिकल फॉर्म होगी, या वेसिकल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। और इन वेसिकल्स में प्रोटीन्स चले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन्स बने थे, प्रोटीन्स ए एंड प्रोटीन बी, ये कहाँ चले जाएंगे? वेसिकल्स के अंदर। और वेसिकल्स विल बर्ड ऑफ फ्रॉम द आरईआर। बात समझ में आई कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा, प्रोटीन मॉडिफिकेशन पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? यस गाइस, वेसिकल्स विल बर्ड ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बर्ड ऑफ करेंगे, और इस बर्डिंग ऑफ में जो प्रोटीन्स होंगे वो वेसिकल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वेसिकल्स बर्ड ऑफ फ्रॉम RER, vesicles containing proteins bud off from rough endoplasmic reticulum। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गया, और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ठीक है। और याद रहिए कि जो वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स के अंदर मिक्स प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन की एक वेसिकल बनेगी फिर उसके अलावा दूसरे प्रोटीन की एक वेसिकल बनेगी, नहीं। वेसिकल के अंदर मिक्स प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, क्योंकि एट द सेम टाइम आरईआर पे बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, एक प्रोटीन नहीं बन रहा होता। ये तो मैंने दो शो किए हैं, अगर दो से ज्यादा शो करूंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें सिंपल रखना था, इसलिए मैंने दो शो किए प्रोटीन। अब इसके बाद आगे जो इन वेसिकल्स के साथ होता है, दीज वेसिकल्स गो टू द गोल्जी apparatus, ठीक है गाइस।